वेलकम टू डीएससी ऑनलाइन क्लासेज। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज 2 कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि जिंक और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो ये जिंक ऑक्साइड बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया है। याद रखें, ऑक्सीजन जब किसी से संपर्क करता है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने वाला सोडा का इस्तेमाल आप लोग गुजिया बनाने में, रसगुल्ला बनाने में या खास्ता व्यंजन बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो धातु पाया जाता है उसे पारा कहा जाता है। पारा को मरकरी भी कहा जाता है। यदि ऑप्शन में पारा के जगह मरकरी होता तो भी हम टिक कर देते। बोर्ड के एग्जाम में कई बार देखा गया है ना कि ना पारा रहता है ना मरकरी रहता है। इसका संकेत ऑप्शन में दे देगा। तो मरकरी का संकेत होता है, याद रखें, Hg होता है। यही क्वेश्चन बदल देता थोड़ा सा कि एक ऐसे अधातु का नाम बताए, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका आंसर हो जाता ब्रोमीन। अगर अधातु पूछ देता तो इसका आंसर क्या होता? ब्रोमीन, और जिसका संकेत होता है Br। तो धातु जो कमरे के ताप पर रहता है, मरकरी, पारा या Hg। अधातु जो कमरे के ताप पर रहता है, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन या Br। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो याद रखिए, शून्य समूह का है या लास्ट में जो आवर्त सारणी में होता है 18वां वर्ग, उसमें सारे जो भरे रहते हैं उसमें अक्रिय गैस रहते हैं। अक्रिय गैस को नोबल गैस भी कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है, या अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो आवर्त सारणी में जो शून्य वर्ग है या 18वां वर्ग है उसमें अक्रिय गैस होता है। तो देखिए अक्रिय गैस कौन सा है? बी नंबर। आप जानते हैं 6 अक्रिय गैसों का नाम याद रखें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? पहले इस चीज को समझिए, जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो क्षार होता है। ये सोडियम कार्बोनेट एक क्षार है। मैथिल ऑरेंज का इस्तेमाल सूचक के रूप में किया जाता है। और जब कोई क्षार, याद रखें, जब कोई क्षार में मैथिल ऑरेंज को डाला जाता है तो इसका कलर जो है पीला हो जाता है। और यही नहीं, एक और सूचक है जिसका नाम है चुकंदर। चुकंदर को भी अगर सोडियम कार्बोनेट में डाल दिया जाए या कोई भी क्षार में डाल दिया जाए तो उसका भी कलर पीला ही हो जाता है। आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर यदि क्षार में पीला हो जाता है तो अम्ल में कैसा कलर होता होगा? तो अम्ल में मैथिल ऑरेंज जो है लाल हो जाता है। और चुकंदर में यदि अम्ल मिलाते तो उसका कलर लाल बैंगनी होता। तो याद रखें, यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट जो कि क्षार है, क्षार में मैथिल ऑरेंज मिला, ये
या चुकंदर मिलाइए, उसका कलर कैसा हो जाएगा? पीला। तो देखिए कैसा ऑप्शन है, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए, जिसे हम CO2 भी कहते हैं। गंधक, इस गंधक को जो है सल्फर के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, सल्फर या गंधक सेम चीज है, नाम सिर्फ अलग अलग है। तो गंधक या सल्फर का जो परमाणु संख्या होती है ना, तो इसका 16 होता है। तो ये ऑप्शन देखिए हो जाएगा डी नंबर आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में घुलकर आयन प्रदान करता है। ये अम्ल ही नहीं, क्षार भी अगर यहाँ पे रहता तो भी इसका यही आंसर होता कि क्षार और जल में घुलकर आयन प्रदान करता है, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए, आयनित होने के कारण ही विद्युत का सुचालक होता है, जबकि जो शुद्ध जल होता है, वर्षा जल होता है, वह विद्युत का सुचालक नहीं होता है, क्योंकि ना तो वह अम्ल होता है ना तो वो क्षार होता है। और वर्षा जल या शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो चलिए नेक्स्ट, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन भी होता है। अभी आपका कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं इससे क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। एक हो सकता है धातु के ऑक्साइड, ध्यान से देखिएगा, या होगा अधातु के ऑक्साइड। तो देखिए, इसमें धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। देखिए, इसमें अ है ना, अ है, और अम्ल में भी क्या है? ओ है। तो याद रखिए, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अम्लीय भी लिख सकते हैं। तो इसमें धातु में ओ है, इसलिए अम्लीय। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? ये अम्लीय, तो ये क्षारीय समझ लीजिएगा। तो फिर से क्वेश्चन क्या है? धातुओं के ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड तो क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने में निम्न में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोना में कॉपर को Cu, कॉपर भी कह सकते हैं या तांबा भी कह सकते हैं। कॉपर को तांबा भी कहा जाता है। तो सोना में कॉपर को या Cu को या तांबा को मिलाकर मिश्र धातु बनाए जाते हैं। तो आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, NaCl AgNO3 मिलके क्या बना रहा है? AgCl NaNO3। आप यदि अभिक्रिया को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो यह जो है अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। बट अवक्षेपण अभिक्रिया देखते तीर का निशान नीचे है, मतलब कोई ठोस के रूप में अलग हो गया है। तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो एक और पढ़े होंगे Na+Cl- करके, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, हाँ ये रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं सिलिकॉन। तो सिलिकॉन ना तो धातु है ना तो अधातु है, यह एक उप धातु है, क्योंकि धातु और अधातु के दोनों के गुण इसमें विद्यमान होते हैं। तो ये क्या होता है? उप धातु होते हैं। और सिलिकॉन की जगह याद रखिए, इसका संकेत SI होता है, SI।
और SI या सिलिकॉन कहिए, यह एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तत्व जिनके बाहरी शेल में पूर्ण भरे होते हैं, याद रखिए ऐसे तत्व जिसके बाहरी कक्षा पूरा हो जाए या बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या अपना अष्टक पूरा कर ले, वैसे सभी तत्व अक्रिय गैस होते हैं, उत्कृष्ट गैस होते हैं, या उसे हम नोबल गैस के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, चलिए उत्कृष्ट गैस है, कक्षा पूरा हो जाएगा या बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उत्कृष्ट गैस। खड़िया, याद रखिएगा ऑप्शन रहेगा खड़िया या हो सके संगमरमर हो या खड़िया हो या चूना पत्थर हो। ये सभी का जो सूत्र होता है CaCO3, ये तीनों का आंसर डी ही होगा। कभी कभी आपको खड़िया मिल जाएगा, कभी संगमरमर मिल जाएगा और कभी चूना पत्थर मिल जाएगा, CaCO3 ही आंसर होगा। खड़िया को देखिए उन्होंने स्कूल में जो चौक रहता है सादा जैसा, उसी को खड़िया कहा जाता है, वो चूना पत्थर का ही बना हुआ रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो अभी हम आपको बताए थे कि धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, वो क्षारीय होते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड होंगे और क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अभी आपको पता है, देखिए और आप जानते हैं कि यदि तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए होंगे, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो सारे धातु होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। तो देखिए ना, ये तो सोडियम धातु है, तो ये धातु के ऑक्साइड जब भी होगा तो ये क्षारीय होगा, लेकिन पूछ रहा है सबसे अधिक अम्लीय कौन है। ये भी मैग्नीशियम धातु है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। कैल्शियम है, ये भी नहीं होगा। सल्फर जिसे गंधक कहते हैं, यह एक अधातु है और ये सबसे अधिक अम्लीय है, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते। आंसर नंबर ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। 3 सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, पूछता है, एक एल्केन, एक एल्कीन, एक एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का सूत्र CnH2n, एल्काइन का सूत्र CnH2n-2। अब इसको मतलब शॉर्ट में समझ लीजिए आप लोग। यदि C का मान जो यहाँ रहेगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, इससे दुगना में 2 जुटा हुआ रहेगा तो समझिएगा एल्केन है, और इससे यदि दुगना होगा तो समझिएगा एल्कीन है। फिर से समझिए, दुगना से 2 ज्यादा होगा, जैसे यहाँ 2 है तो 2 दूना 4, 2 6 होना चाहिए। तो दुगना से 2 ज्यादा होगा तो एल्केन, दुगना होगा तो एल्कीन, और दोगुना से 2 कम होगा तो एल्काइन। चलिए देखते हैं, यहाँ C कुछ नहीं है तो क्या 1 है, 1 को दुगना कीजिए 2 और 2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, यह एक एल्कीन है। अभी आपको बताए थे यहाँ जो रहेगा दुगना से 2 ज्यादा होगा एल्कीन, सॉरी एल्केन बताए थे, एल्केन। अभी देखिए ये दुगना है, 2 दुगुना और दुगना रहेगा तब क्या होगा एल्कीन। इसमें देखिए दुगना से इसको दुगना कीजिए, 2 दूना 4 और फिर 2 घटाइए तो 4 में 2 गया 2,
तो दुगना करके 2 घटा दीजिए तो होगा एल्काइन, तो ये हो जाएगा एल्काइन। इस पे देखिए 2 दूना 4 और 2 6, दुगना से 2 ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केन। तो ऑप्शन क्या पूछा है, कौन एल्काइन है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह है एथेनॉल। आपको पता है कि अभी बिहार में बहुत ऐसा एथेनॉल की फैक्ट्री खुली है। ऐसा है, अब ऐसा उपाय किया जा रहा है जैसे पेट्रोल डीजल आप गाड़ी में डालते हैं, एथेनॉल डाला जाएगा और गाड़ी चलेगा। एक से और अन्य चीजों से एथेनॉल बनाए जा रहे हैं। तो एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है और किया जाता भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो याद रखिए Na2ZNO2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। धोबिया सोडा, धोबिया सोडा मतलब धोने वाला सोडा, जो घर में हम लोग कपड़ा खींचते हैं, इसको धोने वाला भी सोडा कहा जा सकता है, तो और धोबिया सोडा भी। तो धोबिया सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। अगला क्वेश्चन, अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है। घबराइएगा नहीं, ये बड़ा कंफ्यूजन करता है, जितना आसान लगता है नहीं। देखिए हमारे पेट में अमाशय होता है, वहाँ एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl 3 पाया जाता है और HNO3 का अनुपात 1 होता है। इसका मतलब HCl HNO3 का अनुपात 3:1 होगा। इसका मतलब यदि 4 लीटर हमें अम्लराज बनाना है तो HCl 3 लीटर और HNO3 1 लीटर मिलाना होगा। और कभी क्वेश्चन उलट के पूछ दे कि HNO3 और HCl का अनुपात क्या है, तो आंसर हो जाएगा 1:3। देखिए ऊपर पूछा क्या है, पहले HNO3 है, उसके बाद HCl लिखा है, तो पहले HNO3 लिखिएगा, उसके बाद HCl का लिखिएगा, तो आंसर हो जाएगा 1:3। तो आंसर क्या हो जाएगा 1:3। देखिए ऑप्शन दोनों दिया हुआ रहता है, तो देख लीजिएगा HCl पहले रहेगा यहाँ पर तो 3:1 और HCl बाद में रहेगा 1:3। और अम्लराज एक ऐसा चीज है जिसमें सोना घुल जाता है। चलिए नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं, या उसे हम उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूछा भाग लेने वाले, तो क्या हो जाएगा अभिकारक। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, देखिए फिर वही क्वेश्चन, और आपको बताए थे अधातु के ऑक्साइड, क्योंकि अधातु में भी हो अम्लीय में भी हो, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। Cu मतलब होता है कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, ये तो धातु है, इसके ऑक्साइड अम्लीय होगा ही नहीं। मैग्नीशियम भी धातु, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय। Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम भी धातु है और इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। S मतलब सल्फर या गंधक, जो कि अधातु है और जिसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग यदि बनाइएगा तो आप उसको देख सकते हैं। तो यह धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो आंसर नंबर डी सही होगा।
कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इधर देखिए, यदि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, या दूसरा क्या होगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो याद रखिए, यदि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, इधर अपना ध्यान से देखिएगा, यदि लाल कर देगा तो समझिएगा वह अम्ल है, कि अम्ल में भी लो और लाल में भी लो। तो यदि लाल कर देगा तो अम्ल और नीला कर देगा तो क्षार होता है। तो इसमें क्या बोला, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है इसको देखिएगा, तो नीला कर देगा, तो नीला कर देगा तो क्या हो जाएगा, क्षार। ऑप्शन नंबर बी। खांसी हो गया। स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो स्वस्थ शरीर का जो सामान्य पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच होता है। नेक्स्ट, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो ग्लूकोज जो है इसका सूत्र होता है C6H12O6। ये जो ग्लूकोज है यह जल में विलय है। ये सूत्र भी कई बार पूछा है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा। अमलगम, निम्नांकित में कौन अमलगम है? तो अमलगम एक मिश्र धातु है, और वैसे मिश्र धातु जो पारा से और कोई धातु मिल जाए ना, और इससे जो बनेगा मिश्र धातु, उसी को अम्लगम कहते हैं, अमलगम कहते हैं। लेकिन पारा से, या इसका नाम और हो सकता है मरकरी, और ये संकेत बताए थे, याद है आपको, Hg। तो पारा कहिए या मरकरी कहिए, Hg कहिए, इससे कोई धातु, अब धातु जो है मिलकर क्या बनाएगा, मिश्र धातु, और इसी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। लेकिन एक लोहा होता है जो पारा से अभिक्रिया नहीं करता है, बाकी बात मैक्सिमम धातु कर अभिक्रिया करके अम्लगम बनाता है। तो इसमें देखिए कहाँ है, कहीं पारा तो लिखा हुआ है नहीं, मरकरी भी नहीं है, लेकिन Hg है। तो आंसर नंबर बी। निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देगी? तो आप पढ़ेंगे, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है जो जिंक से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आप पढ़े थे अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करता है, उसको हटा के खुद एडजस्ट हो जाता है। तो आप पढ़े थे एल्युमिनियम जो है जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। डीएससी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें जो 10th क्लास में है, क्योंकि सभी को इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।